की जो हमारी क्लास होगी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। समझ रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए पहले सिर्फ चीज़ों को समझना है, मैं लिखाऊंगा बाद में जो भी पॉइंट होंगे, लेकिन मुख्य रूप से पहले चीज़ों को समझना है। ठीक है? क्या होते हैं फंडामेंटल राइट? यानी कि ये तो क्लियर है कि भाई राइट लगा हुआ है, यानी कि कोई ना कोई अधिकार है। सुने भी होंगे कई बार, हिंदी में कह देते हैं अधिकार, इंग्लिश में राइट। तो ये अधिकार होते हैं, पहले तो ये जान लें, ये एक अधिकार है। लेकिन कैसे अधिकार हैं, कहाँ से हमें दिए गए हैं, वो चीज़ हमें जानकारी सारी होनी चाहिए। ठीक है? भारतीय संविधान में जैसा कि आप जानते ही हैं कि 22 भाग हैं और कुल मिलाकर 25 भाग हैं। अगर कई बार पूछा जाता है, उन 25 भागों में से भारतीय संविधान का भाग 3, बहुत ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 3, ये आपके याद होना चाहिए स्टूडेंट। भारतीय संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार के बारे में है। ठीक है? लेकिन मौलिक अधिकार क्या है, क्यों इसे भारत में भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखिए शायद आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान का अगर मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो भाग 3 को ही कहा जाता है इसको। ठीक है? ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में वैसे भी पूछा जाता है और पूछा जाएगा सीधा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, अगर आपसे कोई ये पूछता है तो ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्रिटेन में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में बहुत साल पहले कुछ अधिकार दिए गए थे लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना। और उन अधिकारों को उस समय वहां मैग्ना कार्टा कहा गया, यानी कि उस लेटर को मैग्ना कार्टा कहा गया। बात समझ रहे हैं? बहुत समय पहले ब्रिटेन में एक अधिकार दिए गए लोगों को और उस लेटर पर जो अधिकार दिए गए उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए भारत के संविधान में भी भारत भाग 3 में भारतीय लोगों को और सभी व्यक्तियों को, विदेशियों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये हमें याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके अलावा अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूं तो याद रखेंगे स्टूडेंट, आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमें याद होना चाहिए। भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35, यानी कि भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट के बारे में है या फिर मौलिक अधिकार के बारे में याद रखना। ठीक है? जैसा कि मैंने अभी बताया भी है, मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार एक अधिकार होते हैं। ठीक है? ये बात थोड़ा ध्यान से सुन लेनी है, कई बार इंटरव्यू फेस करने वाला भी ये कई बार सवाल है जो पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है, यानी कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, मैं क्या बताने वाला हूं। मौलिक अधिकार जिसे हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये तो हमें संविधान ने प्रदान किए। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मौलिक अधिकार हमें संविधान ने प्रदान किए हैं, या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है? जबकि जो कानूनी विधिक अधिकार होते हैं वो हमें राज्य यानी कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दोनों में अंतर समझ लेना, मैं क्या कह रहा हूं। मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के ही द्वारा तय की गई है।
बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ एक एक पॉइंट को। जबकि कानूनी अधिकारी के कानूनी अधिकारों का जो रक्षा करने का जो दायित्व है वो राज्य के पास दिया गया है। बेसिक सी बात ये है जो याद रखनी है, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं और इनके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि विधिक अधिकार हमें राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। समझ रहे हैं, राज्य यानी कि सरकार, गवर्नमेंट, और उनके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये होता है मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर। पहले समझ भी लेना अच्छी तरीके से, समझ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ मौलिक अधिकार के रक्षक की, कि कौन इनकी रक्षा करता है, गार्जियन कौन है, कई बार पूछा भी जाता है सवाल। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है ना, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो याद रखना वो होता है न्यायपालिका। ये अच्छी तरीके से याद रखना स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। एक आपने संविधान का आर्टिकल सुना होगा 226 और एक संविधान का आर्टिकल सुना होगा 32। 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। सीधा सवाल परीक्षा में बनने वाला है कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं। यह शक्ति आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई है, यह शक्ति आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। अगर ऑप्शन इस तरीके से आता है, जरा ध्यान से सुने, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को वहां पे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, ऑप्शन सुन लीजिए। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यदि इस प्रकार का आता है तो दोनों ही आंसर देना। ये अच्छी तरीके से याद रखना स्टूडेंट, क्लियर। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, ए न्यायपालिका, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी इनमें से कोई नहीं या और कुछ दे देगा, तो याद रखना उस समय न्यायपालिका। क्लियर। यहां तक बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। देखिए स्टार्टिंग में जिस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी स्टूडेंट 7। ये याद होना चाहिए, ये एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को। यहां से कुछ ऐसे बेसिक्स, देखिए स्टार्टिंग में तो कुछ मैं ऐसे बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं जो यूपीएसआई या कांस्टेबल, एसएससी, जीडी या किसी भी रेलवे के एग्जाम में देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बेसिक पॉइंट भी ज़्यादा हैं, कुछ फैक्ट वाले भी और ज़्यादातर पूछे जाने वाले भी। तो जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, हमें 7। यानी कि हम इस बात को जान चुके, हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ, और 7 का एक प्रॉपर अपना क्रम था, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्तमान की, अगर आपसे पूछा जाता वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो स्टूडेंट वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर 7 में से 6 मौलिक अधिकार रहे हैं तो फिर निश्चित है कि एक कहीं ना कहीं कम हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, इसमें पूरे इस छोटे से कंसेप्ट को याद रखना है। मूल में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978,
ये जो स्टूडेंट अमेंडमेंट है ना, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए। हालांकि इसके तहत और भी प्रावधान हुए हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजिंग होती है तो किसी ना किसी अमेंडमेंट के द्वारा होती है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ, ये जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति राइट टू प्रॉपर्टी, ये ध्यान से सुनेंगे, इसके सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। संपत्ति, ये जो संपत्ति का अधिकार था, ये पहले मौलिक अधिकार था। ये अच्छी तरीके से जान लेना, क्योंकि अभी हम जाने कि पहले मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7, और अगर 7 थे तो पहले इसका मतलब संपत्ति का अधिकार सीधी सी बात था कौन सा फंडामेंटल राइट था, यानी कि एक मौलिक अधिकार था, ठीक है। और अगर मौलिक अधिकार था स्टूडेंट, तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि जिस समय ये मौलिक अधिकार था उस समय ये किस अनुच्छेद में था, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक तो याद रखना है 19 फर्स्ट चे, 19 फर्स्ट चे, और स्टूडेंट आर्टिकल 31 में वर्णित था ये याद होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि बिना इसके याद हुए जरूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये बात सही है, लेकिन आगामी समय में कभी ये पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार जिस समय मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, उस समय वो किस अनुच्छेद में वर्णित था। तो आपको याद रखना है 19 फर्स्ट चे प्लस अनुच्छेद 31। आप जानते भी होंगे, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो 30 के बाद डायरेक्ट 32 पढ़ते हैं, आप 31 छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उस 31 में कौन सा था, ये था पहले, समझ रहे हैं ना। कई बार देखा होगा 30 के बाद डायरेक्ट 32 पढ़ते हैं ना, तो ये भी रीजन है इसका, जो अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो ये तो था जिस समय फंडामेंटल राइट था। अब इधर देखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना, विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। यहाँ जो मैं फैक्ट लिखूंगा ना सर स्टूडेंट, ये जो मैं फैक्ट लिख रहा हूँ, अब जो लिख रहे हैं, जितने भी इसके संबंध में फैक्ट चल रहे हैं, ये एक एक पॉइंट आपके याद होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट याद नहीं है ना, तो तैयारी मिस हो जाएगी। एक एक बिंदु पर अच्छी तरीके से ध्यान देना। विधिक अधिकार बना दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि लीगल राइट, विधिक अधिकार बना दिया गया, क्लियर। और अगर विधिक अधिकार बना है तो निश्चित है स्टूडेंट वो किसी ना किसी आर्टिकल में होगा, समझ रहे हैं ना, और किसी ना किसी भाग में होगा। तो पहले तो ये आर्टिकल 19 फर्स्ट चे और अनुच्छेद 31 में वर्णित था, और भाग कितने में था, 3, क्लियर। पहले आर्टिकल 19 फर्स्ट चे और आर्टिकल 31 में वर्णित था और भाग 3 में था, लेकिन अभी चेंज हो चुका है। तो याद रखना, वर्तमान का पूछा जाएगा, तो याद रखना आर्टिकल 300 के, अभी वर्तमान में ये किस आर्टिकल में है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 300 के संपत्ति का अधिकार और किस भाग में है, यदि ये पूछा जाता है स्टूडेंट, तो भाग 12। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सुन लेना, क्योंकि मैं ये इस कंसेप्ट के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी बेहतर चीज़ों को आप पकड़ पाओगे, समझ रहे हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आपका आंसर होगा विधिक अधिकार, लीगल राइट, कानूनी अधिकार, ठीक है। दूसरा किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 300 के में है,
संविधान के किस भाग में है? भाग 12 में है। जिस समय मौलिक अधिकार था उस समय किस अनुच्छेद में था? तो 19 फर्स्ट ज और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। बस इतना याद रखना। अब ये चीज हम जब, और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये चीज हुई? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये लेटेस्ट जब पीछे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ ना, शायद 13-14 वाली भर्ती का था, उसमें सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट, जब इस चीज को आदमी समझ जाता है, किस पहले संपत्ति का था, अब पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में लीगल राइट हुआ। तो मैंने इसीलिए तो ये बात समझाई कि फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, यानी कि अंतर क्या है। तो ध्यान से सुनना है, मौलिक अधिकार का यदि हमारे का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और इस संबंध में न्यायपालिका हमारी रक्षा करती है। और यदि हमारे लीगल राइट का उल्लंघन होता है स्टूडेंट, समझ रहे हैं, तो ना तो हम न्यायालय जा सकते हैं और ना ही न्यायपालिका हमारी इस संबंध में कोई रक्षा कर सकती है। बात आई कुछ समझ में? ये इतना कंसेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके से वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार रहे? 6 के 6 मौलिक अधिकार जरा कौन से हैं, मैं केवल पॉइंट आउट करके ही आपको केवल समझाऊंगा, याद रखने हैं, लिखा दूंगा। नंबर 1 कौन सा अधिकार होता है? समानता का अधिकार, जो हमें याद रखना है। पहला मौलिक अधिकार होता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है। क्लियर? नंबर 2 बहुत ध्यान से देखना है, दूसरा होता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22। एक एक पॉइंट को यहां देखना, पूरा फोकस यहां पर रखिए। ठीक है, तीसरा मौलिक अधिकार होता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। चौथा मौलिक अधिकार होता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। क्लियर? अब ध्यान देना है, ये जो 5वां मौलिक अधिकार है स्टूडेंट, ये होता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30। और छठा मौलिक अधिकार जो होता है, छठा और अंतिम मौलिक अधिकार। देखिए, इसे एक चीज और बता दूं, अभी एकदम से स्पष्ट होगी। ये जो ऊपर के जितने भी मौलिक अधिकार हैं 5, समझ रहे हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इन सारे अधिकारों की जो रक्षा करने वाला अधिकार है या फिर आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 32, जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और स्टूडेंट, इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा है। इसीलिए कहा है, ये ऐसा ही नहीं कहा क्योंकि इसका रीजन भी है। समझ रहे हैं क्यों रीजन है? अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जाए, आर्टिकल 32 को सिर्फ निकाल दिया जाए, तो हमारा जो संविधान है वो शून्य हो जाएगा, उसका जो एक पावर है ना, वो शून्य हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा है, हार्ट एंड वो भी खुद आत्मा भी, क्योंकि इसके निकल जाने पर, जैसे आत्मा के निकल जाने पर शरीर मिट्टी हो जाता है ना, सेम इसी प्रकार इसको निकाल देने पर भी कॉन्स्टिट्यूशन 0 हो जाएगा। तो ये है हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हमें मोस्टली पढ़ने हैं, एक एक करके इस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मौलिक अधिकार लेते हैं हम समानता का अधिकार। लेकिन क्या है कि आप देखते होंगे, हमने अभी यहाँ पर देखा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो क्या है, आप 14 से नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इन पर बाद में जाएंगे। पहले आप देखेंगे 12-13 भी आर्टिकल है अपने आप में।
तो इसीलिए पहले हमें वो पढ़ना होगा और तब जाकर हम कहीं फंडामेंटल राइट पाएंगे। और स्टूडेंट 12 और 13 बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले उन पर देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 में देखिए, आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। बस इतना सा याद रखना है। अगर इतना याद रखना है तो कांस्टेबल और एसआई में बस इतना ही पूछा जाना है। वो ये पूछेगा एग्जाम में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किसको परिभाषित करता है या 12 में क्या दिया गया है। सिर्फ इतना याद रखना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, ठीक है। लेकिन वो यहाँ राज्य शब्द का अर्थ स्टूडेंट वो नहीं होता है जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है, आप सोच रहे हो मध्य प्रदेश है ना, या फिर हरियाणा, ये नहीं है यहाँ राज्य शब्द का अर्थ। यहाँ राज्य शब्द का अर्थ बहुत ध्यान से सुनना, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट, उस सरकार के द्वारा जितनी भी ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो सरकार से जुड़ी हुई हैं, जितनी भी रिलेटेड संस्थाएं हैं, अर्ध सरकारी, सरकारी, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। ये आपके याद होना चाहिए। मोटी भाषा में आप समझ सकते हैं, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और यहाँ राज्य शब्द का अर्थ जो होता है केंद्र सरकार से होता है। स्टूडेंट, यहाँ राज्य शब्द का अर्थ राज्य सरकार से होता है, मोटी भाषा में समझ लीजिए। यहाँ राज्य शब्द का अर्थ केंद्र सरकार से है, यहाँ राज्य शब्द का अर्थ राज्य सरकार से है, समझ रहे हैं ना। और राज्य शब्द का अर्थ उन सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं से है जिनकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई है। ये है आर्टिकल 12, बस इतना याद रखना आर्टिकल 12 में। अब सोच रहे होंगे आपके आर्टिकल 12 में क्या पूछा जाएगा, यही तो सोच रहे होंगे। तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता, पहली बार। इसके अलावा मैं दूसरा क्वेश्चन यही के ही बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर रहेगा। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद हैं जो राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं स्टूडेंट। एक तो आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल 36, ये हमेशा याद रखना। 12 या 36 ये हमेशा याद रखना। एक तो संविधान का आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है और एक आर्टिकल 36 जो कि डीपीएसपी में पढ़ते हैं वो भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है, ठीक है। इसके अलावा बात आती है, अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 13। स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसको संविधान का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अभी हर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच किस आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल 13 है। ये जो आर्टिकल 13 है इसको भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच कहा जाता है, अच्छी तरीके से समझ लेना। आर्टिकल 13 को आप 2 पैनल पर याद रखेंगे, 2 यानी कि 2 पार्टों में याद रखना। किस तरीके से याद रखेंगे? जैसे कि इस तरीके से समझिए, जैसे कि आर्टिकल 13 है, ठीक है। आर्टिकल 13 को 2 हिस्से में याद रखना है। पहले तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि इसे संविधान का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगर सुरक्षा कवच है तो इसका मतलब इसमें सुरक्षा वाली कोई बात बताई गई तो निश्चित है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 का फर्स्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट करके याद रखना इसका 13 का। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। जो संविधान लागू होने से जो पहले की विधि है, संविधान लागू होने से जो पहले के बनाए गए कानून हैं, ध्यान से सुनिए, यदि उनमें और मौलिक अधिकारों में टकराव होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान आज भी चले आ रहे हैं जो संविधान लागू होने से पहले के हैं, समझ रहे हैं। यदि उस कानून और फंडामेंटल राइट दोनों में टकराव होता है, दोनों में टकराव होता है, तो जो
संविधान लागू होने से जो पहले का कानून है ना, वो फंडामेंटल राइट के द्वारा ढक लिया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, ये कोई कानून है जो संविधान लागू होने से पहले लागू हुआ है, ठीक है, मतलब वो बना हुआ है, और मौलिक अधिकारों में टकराव होता है कभी, और मान के चलिए टकराव हुआ, तो क्या है कि फंडामेंटल राइट उसको ढक लेंगे। यानी कि उस कानून को फंडामेंटल राइट क्या कर देंगे, ढक लेंगे उस पूरे को। किस कानून को? जो संविधान लागू होने से पहला का कानून है। समझ रहे हैं? ढक लिया, इसका मतलब ये है कि प्राथमिकता किसको दी जाएगी, फंडामेंटल राइट को। ये है। और किसी भी चीज को ढकना आप जानते होंगे ग्रहण वाला सिस्टम होता है, इसीलिए इसे ग्रहण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल तो यही बनना है, ग्रहण का सिद्धांत किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 13। वो एग्जाम में ये पूछेगा आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 13। बस इतना याद रखना। मोटी भाषा में अगर आप समझना चाह रहे हैं ना, तो ये इससे ज़्यादा मोटी भाषा और कुछ नहीं हो सकती। ऐसे समझिए, अगर संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है और मौलिक अधिकारों से अगर वो टकराता है, तो मौलिक अधिकार उसको ढक लेंगे। यानी कि प्राथमिकता जो दी जाएगी भारतीय संविधान के अनुसार, वो मौलिक अधिकार को दी जाएगी, ना कि उस कानून को। क्लियर? तो बस इतना याद रखना। ये तो है 13 फर्स्ट। अब 13 सेकंड क्या कहता है? 13 सेकंड भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 13 सेकंड, जैसा कि आप जानते भी होंगे, भारतीय संविधान में अब वर्तमान में कानून बनाने का अधिकार किसी को है? तो केंद्र में संसद को है और स्टेट में राज्य के विधानमंडल को है। दो चीजें आप जानते होंगे, ये बेसिक से पॉइंट है, ठीक है। 13 तो ये कहता है, ध्यान से सुनना, यदि भारत की संसद एक तो वो बनाती है कानून, या फिर राज्य का विधानमंडल, ये दो ही बनाते हैं कानून। यदि कोई ऐसा कानून बनाते हैं कि उस कानून का कुछ हिस्सा, और ध्यान से सुनिए, कुछ हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, समझ रहे हैं, तो उस हिस्से को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अच्छी तरीके से सुन लेंगे, समझ रहे हैं ना? आया कुछ समझ में? यदि भारत की संसद कोई कानून बनाती है या फिर राज्य का विधानमंडल कोई कानून बनाता है, और यदि वह कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, और ध्यान से सुनना, अगर उस जैसे कि ये पूरा कानून बनाया और उस कानून का आधा हिस्सा उल्लंघन कर रहा था, बाकी आधा ठीक है, तो हमारी न्यायपालिका उस आधे कानून को क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी, यानी कि उसे समाप्त कर देगी। ये आर्टिकल 13 तो है, ठीक। अब चूंकि उतना ही हिस्सा अलग हुआ जितना उल्लंघन कर रहा था, ठीक है, इसीलिए इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत भी कहा गया। पृथक्करणीयता यानी कि अलग होना, उतना ही हिस्सा अलग होना। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत आर्टिकल किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप क्या कहोगे? आर्टिकल 13। पृथक्करणीयता का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्टिकल 13 तो। आच्छादन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्टिकल 13 फर्स्ट। ग्रहण का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्टिकल 13 फर्स्ट। लेकिन ये भी बात याद रखनी है स्टूडेंट, यदि संसद के, अभी तो ये था बात, दूसरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, एक मिनट। यदि पूरा, अगर संसद के द्वारा बनाया गया पूरा कानून ही मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं सभी स्टूडेंट यहाँ, अगर संसद के द्वारा बनाया गया पूरा कानून ही उल्लंघन कर रहा, पूरा कानून, अभी तक तो आधे की बात थी ना वहां पे, अगर पूरा कानून ही उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वो समस्त कानून को ही शून्य घोषित कर देगी। लेकिन ये बात, उसकी जो पावर है, ये जो उसकी शक्ति है, किस आर्टिकल में दी गई है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, यहाँ पे
भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को देता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 ये शक्ति उच्च न्यायालय को देता है। और स्टूडेंट, दोनों न्यायपालिका की शक्ति को ही जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता, हिंदी में कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। नाम सुना होगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, जरा ध्यान से सुनेंगे। संसद या राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाती है और उस कानून की जांच जब न्यायपालिका के द्वारा की जाती है कि कानून संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है, उसको ही क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू। समझ गए? कई बार एग्जाम में एक सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था उच्च न्यायालय में किस आर्टिकल में देखने को मिलती है? 226। उच्चतम न्यायालय में किस आर्टिकल में दी गई है ये पावर? 32। ये याद होना चाहिए। तो ये है आपका आर्टिकल 13। अब आपके समझ में आया होगा जिसे संविधान का क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच। मैंने इस लेवल पर समझाने का प्रयास किया ताकि चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। समझ रहे हैं ना? एक बार तेजी के साथ रिकैप करूंगा, दोनों पॉइंटों को ध्यान से समझना है। अनुच्छेद 13 का फर्स्ट ये कहता है कि संविधान लागू होने से जो पहले की विधि है, यदि मौलिक अधिकार में उनका टकराव होता है तो मौलिक अधिकार उनको ढक लेंगे, यानी कि प्रेफरेंस तो दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट को दिया जाएगा। पहली बात खत्म, इतना ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि अब चूंकि संविधान लागू होने के बाद की बात है, बाद में आप जानते हैं कानून दो ही जने बनाते हैं भारत में, स्टेट में राज्य का विधानमंडल, केंद्र में संसद। यदि ये कानून ऐसा बना दें जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, यानी कि फिर से टकराव हो, तो कानून का अगर कानून आधा ऐसा है जो उसका उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका उस आधे को ही समाप्त कर देगी। अगर कानून पूरा ही ऐसा बना है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका पूरे ही को ही समाप्त कर देगी। ये है आर्टिकल 13। तो अब कम से कम समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।